तो हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो हमारा वीडियो दोस्तों वह है भारतीय संविधान के भाग 1 अर्थात भारतीय संविधान का जो भाग 1 है उसमें क्या क्या चीज़ें दी गई है, इसमें क्या क्या प्रावधान दी गए हैं, इनका अध्ययन आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत एक अखंड भारत था जो कि म्यांमार एवं बर्मा से लेकर अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। यह कैसे टूट गया, क्यों टूटा, इसके क्या कारण थे, इनका अध्ययन आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय संविधान का जो भाग 1 है उसमें संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के संबंध में बताया गया है और इसका जो प्रावधान है इसे आर्टिकल 1 से लेकर 4 के अंतर्गत रखा गया। अब यहाँ संघ एवं राज्य क्षेत्र से तात्पर्य कि ऐसे राज्य क्षेत्र जहाँ पर भारतीय संविधान लागू होगा। तो आइए इसको देखते हैं। तो जो आर्टिकल 1 है उसमें 3 बातें बताई गई है। नंबर 1 उसमें यह बताया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यहाँ भारत अर्थात इंडिया से तात्पर्य दोस्तों कि भारत का जो संविधान है उसमें यह बताया गया कि भारत ही इंडिया है और इंडिया ही भारत है। हालांकि कई बार इस शब्द को लेकर कन्फ्यूजन रहता है कि भारतीय संविधान में भारत शब्द का प्रयोग किया गया है कि इंडिया शब्द का। मैक्सिमम जगहों पर आप लोग भारत शब्द का प्रयोग पाएंगे। जैसे राष्ट्रगान को जो हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें यह बताया गया कि भारत भाग्य विधाता, भारत माता की जय। तो इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक बार यह मांग की गई थी कि भारतीय संविधान में देखें तो मैक्सिमम जगहों भारत शब्द का प्रयोग मिलता है, तो भारतीय संविधान में इंडिया शब्द को हटाकर भारत शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कह दिया कि भारतीय संविधान में यह बताया गया है कि इंडिया ही भारत है और भारत ही इंडिया है। तो आई होप इस पर आप लोग कोई कन्फ्यूजन नहीं करेंगे। तो जो आर्टिकल 1A है उसमें यह बताया गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा अर्थात भारत के जो राज्य क्षेत्र हैं वह आपस में मिलकर एक संघ का निर्माण करेंगे। अब यहाँ संघ से तात्पर्य आइए जानते हैं। एक शब्द होता है यूनियन और एक होता है फेडरेशन और एक होता है कॉन्फेडरेशन। अब कॉन्फेडरेशन में होता क्या है कि जो वहाँ के राज्य क्षेत्र होते हैं वह अपनी कुछ शक्तियाँ मिलाकर केंद्र को देते हैं और इस प्रकार उस देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। हालांकि संप्रभुता अपने पास रखते हैं। अब यहाँ संप्रभुता से तात्पर्य यह है कि अपने व आंतरिक एवं बाह्य निर्णय लेने में स्वतंत्र होते हैं। अगला है फेडरेशन। अब फेडरेशन के संबंध में यदि बात करें तो फेडरेशन में जो राज्य होते हैं वह एक संधि या समझौता के माध्यम से उस देश में जुड़े हुए रहते हैं। वर्तमान में देखें तो फेडरेशन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अमेरिका है। अमेरिका एक फेडरेशन है जबकि भारत एक यूनियन है। अब दोनों में अंतर क्या है? फेडरेशन से तात्पर्य दोस्तों कि जो फेडरेशन के में जो राज्य होते हैं उनकी अपनी अलग संप्रभुता होती है, अपना अलग संविधान होता है, अपना अलग झंडा होता है। जैसे वर्तमान में देखें तो अमेरिका में जो टोटल स्टेट हैं वह है 50। अब इन 50 स्टेट का अपना अलग अलग संविधान है, अपनी अलग अलग संप्रभुता है, अपने अलग अलग झंडे हैं, उनकी अलग अलग नागरिकता है। जबकि भारत में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत में फेडरेशन की जगह यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया। भारत का जो संविधान है वह सभी नागरिकों संसमान रूप से लागू होता है और भारत का एकल संविधान है और भारत में एकहरी नागरिकता दी गई है। तो इस प्रकार फेडरेशन और यूनियन में अंतर यह होता है कि यूनियन में जो राज्य होते हैं उस देश से अलग नहीं हो सकते, जबकि फेडरेशन में अलग हो सकते हैं क्योंकि वह एक संधि या समझौते के माध्यम से उस देश में जुड़े हुए हैं और अपनी संप्रभुता अपने पास रखते हैं। तो इस प्रकार फेडरेशन में राज्य अलग हो सकते हैं और यूनियन में राज्य अलग नहीं हो सकते हैं। और अमेरिका एक फेडरेशन है जबकि भारत एक यूनियन है। तो इसको आप लोग फेडरेशन और यूनियन में अंतर समझ गए होंगे। अगला है 1B। अब जैसे भारतीय संविधान में जो भाग 1A है उसमें यह हमने बताया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा अर्थात भारत के वह कौन कौन से राज्य क्षेत्र हैं जो कि आपस में मिलकर एक संघ का निर्माण कर रहे हैं। तो उन राज्य क्षेत्रों का कहीं विवरण भी तो लिखित विवरण होना चाहिए ना कि हाँ यह राज्य क्षेत्र हैं जो कि आपस में मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं। तो उसके लिए आर्टिकल 1B में आपको जाना पड़ेगा। आर्टिकल 1B में यह बताया गया है कि यदि आपको यह पता करना है कि भारत के वह कौन कौन से राज्य क्षेत्र हैं जो कि आपस में मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं, तो उसके लिए आर्टिकल 1B में यह बताया गया है। तो उसके लिए आपको अनुसूची में जाना पड़ेगा। तो अनुसूची में जो पहली अनुसूची है उसमें भारत के जो टोटल 36 स्टेट हैं उनके संबंध में बताया गया है। तो अगला है 1C। अब मान लीजिए आपको भारत में यह पता करना हो कि भारत में अगर देखें तो जो राज्य हैं अर्थात उनकी 2 कैटेगरी हैं। एक तो पूर्ण राज्य हो गए जिन्हें पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा प्राप्त है और एक वह हो गए केंद्र शासित प्रदेश जिन्हें पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है। तो
तो उसके लिए आर्टिकल 1C में यह बताया गया है कि भारत के जो राज्य क्षेत्र हैं उनकी 3 कैटेगरी है। पहला तो एक हो गया राज्य। अब राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य जिन्हें पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा दिया गया है। अब वर्तमान में देखें तो इनकी संख्या है 28। अगला है केंद्र शासित प्रदेश। अब यहाँ केंद्र शासित प्रदेश से तात्पर्य कि ऐसे राज्य जिन्हें पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा नहीं प्राप्त है उन्हें केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत रखा गया। जैसे वर्तमान में इनकी संख्या 8 है, जैसे दिल्ली हो गया, पांडिचेरी हो गया और अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। ऐसे ऐसे टोटल जो इनकी संख्या है 8। और एक है अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र से तात्पर्य दोस्तों कि भारत में वर्तमान में देखें तो कोई अर्जित क्षेत्र नहीं है। तो इस प्रकार आर्टिकल 1 को हम लोग देख सकते हैं। तो आर्टिकल 2, तो अगला है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में यह बताया गया है कि संसद विधि द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। अब यहाँ राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से तात्पर्य क्या है कि जैसे मान लीजिए जो संसद है वह किसी विदेशी राज्य को भारत में मिलाना चाहती है विधि बनाकर, तो उसके लिए वह राष्ट्रपति को एक बार इन्फॉर्म कर देगी कि हम जा रहे हैं इस राज्य को भारत में मिलाने। हालांकि राष्ट्रपति इस पर साइन करने के लिए बाध्य है। यदि वह नहीं करते हैं तो उसके लिए महाभियोग की प्रक्रिया उन पर अपनाई जा सकती है। तो आर्टिकल 2 में यही बताया गया है कि संसद विधि द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी विदेशी राज्य को भारत में शामिल कर सकती हैं। जैसे 1975 से पहले देखें तो सिक्किम भारत का राज्य नहीं था, वह एक अपना स्वतंत्र राष्ट्र था। लेकिन बाद में 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत में मिला लिया गया और वर्तमान में देखें तो सिक्किम भारत का एक राज्य है। आइए इसको देखते हैं। जब सिक्किम को भारत में मिलाया गया था तो उसके लिए आर्टिकल 2A जोड़ा गया था। 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1974 में सिक्किम को आर्टिकल 2A के अंतर्गत रखा गया और उस समय उसे सह राज्य का दर्जा दिया गया। लेकिन जब बाद में सिक्किम वासियों को ऐसा लगा कि जो भारत का संविधान है वह सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है, तब उन्हें यह लगा कि हम लोग भारत में रह सकते हैं, तो पुनः भारतीय संविधान में एक 36वां संविधान संशोधन किया गया जो कि 1975 में, और इसके माध्यम से सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और इस प्रकार वर्तमान में देखें तो सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य है और उस समय सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। तो इस प्रकार आर्टिकल 2 को हम लोग देख सकते हैं कि आर्टिकल 2 में यह बताया गया कि संसद विधि द्वारा किसी बाहरी राज्य क्षेत्र को भारत में मिला सकती है। अगला है आर्टिकल 3। तो भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 3 है उसमें यह बताया गया है कि भारत राज्य क्षेत्र के भीतर जो भी राज्य क्षेत्र हैं, यदि संसद विधि बनाकर किसी राज्य क्षेत्र को 2 अलग अलग भागों में विभाजित करना चाहती है या उनके नाम या क्षेत्र सीमा में कोई परिवर्तन करना चाहती है, तो उसे आर्टिकल 3 के अंतर्गत बताया गया है कि संसद विधि द्वारा नए राज्य का निर्माण एवं उसके नाम सीमा में परिवर्तन कर सकती है। जैसे 2014 से पहले देखें तो तेलंगाना जो था आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, लेकिन बाद में 2014 में उसे अलग राज्य बना दिया गया और इस प्रकार देखें तो तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश दोनों अपने अलग अलग राज्य हैं। और यदि भारत के किसी राज्य या सीमा में कोई परिवर्तन करना रहे तो उसका भी जो प्रावधान है उसे आर्टिकल 3 के अंतर्गत रखा गया। तो इस प्रकार हम लोगों ने आर्टिकल 1, 2 और 3 को जाना। आर्टिकल 1 में यह बताया गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, और आर्टिकल 2 में बताया गया कि संसद विधि द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। और आर्टिकल 3 में यह बताया गया है संसद विधि द्वारा भारत क्षेत्र के किसी राज्य क्षेत्र को सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन कुछ भी चाहे तो कर सकती है। हालांकि राष्ट्रपति इसके लिए सिग्नेचर करने के लिए इस पर बाध्य होते हैं। और आर्टिकल 4 में दोस्तों यह बताया गया है कि जो आर्टिकल 2 और 3 है इसमें जो भी प्रावधान दिया गया, यदि इनमें कोई भी संशोधन किया जाता है तो उसके जो संशोधन की प्रक्रिया रहेगी 2 और 3 में जो भी प्रावधान दिया गया उसे आर्टिकल 368 से बाहर रखा जाए। क्यों? क्योंकि इसमें राष्ट्रपति की अनुमति एक बहुत जरूरी नहीं है। हालांकि जिस प्रावधान में राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी होती है उसे आर्टिकल 368 के अंतर्गत माना जाता है, लेकिन आर्टिकल 2 और 3 की जो प्रक्रिया है उसमें राष्ट्रपति पूर्ण रूप से बाध्य है। इसलिए इनमें जो संशोधन की प्रक्रिया है उसे आर्टिकल 368 से बाहर रखा गया है। तो यही आर्टिकल 4 में यह बताया गया है कि आर्टिकल 2 और 3 में जो भी संशोधन किए जाएंगे उसे आर्टिकल 368 से बाहर रखा जाएगा। तो आई होप आर्टिकल 1 से 4 तक आप लोग समझ गए होंगे। आइए दोस्तों अब अखंड भारत को समझते हैं। तो अखंड भारत का जो पहला विभाजन हुआ था दोस्तों वो
93 में हुआ था, जो कि अफगानिस्तान देश का हुआ था। तो यहाँ पर एक डूरंड लाइन खींची गई थी। जब यह डूरंड लाइन उस समय खींची गई थी दोस्तों, तो यह भारत और अफगानिस्तान की सीमा को दर्शाती थी। हालांकि वर्तमान में देखें तो यह डूरंड लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा को दर्शाती हैं। तो इस प्रकार जो अखंड भारत का जो पहला विभाजन हुआ था वह 1893 में भारत और अफगानिस्तान के बीच में हुआ था। और दूसरा जो विभाजन दोस्तों हुआ था वह 1935 में बर्मा देश का हुआ। हालांकि बर्मा देश को वर्तमान में म्यांमार के नाम से भी जाना जाता है। और इस प्रकार अखंड भारत का जो दूसरा विभाजन था वह 1935 में बर्मा देश का हुआ था। और अखंड भारत का जो तीसरा विभाजन था वह 1947 में हुआ। अब यहाँ का जो ए वाला एरिया था उसे पश्चिमी पाकिस्तान बोला गया और ए वाला जो एरिया था उसे पूर्वी पाकिस्तान बोला गया। अब इनका जो विभाजन दोस्तों वहाँ की पॉपुलेशन के वजह से हुआ, क्योंकि वहाँ की मैक्सिमम जो जनसंख्या थी वो मुस्लिम थी और यहाँ की जो भी जनसंख्या थी ये भी मैक्सिमम मुस्लिम ही थे। तो वर्तमान में देखें तो ये वाला एरिया है जो उसे बांग्लादेश के नाम से भी जाना था। तो इस प्रकार अखंड भारत का विभाजन कैसे हुआ उसको हम लोगों ने जाना। अब आइए देखते हैं देशी रियासतों के संबंध में। तो देशी रियासतें ऐसी होती थी जैसे जहाँ पर भारत के जो राजा महाराजा थे उनका शासन जहाँ होता था उसे देशी रियासतें के नाम से जाना गया। और उनकी जो टोटल संख्या थी वह थी 600, जिनमें से 13 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने अपना विलय पाकिस्तान में कर लिया। और बचे हुए रियासतों का जो बचे हुए रियासतें थी उनमें से जो टोटल संख्या थी दोस्तों जो 542 से भी ज़्यादा थी। तो हालांकि कहीं कहीं से 552 भी दिया रहता है, कहीं कहीं 542 भी। तो इसमें आप कोई कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। तो इन देशी रियासतों को भारत में मिलाना एक काफ़ी कठिनाइयों से भरा हुआ काम था और इसका जो कार्य था उसे सरदार पटेल जी को सौंपा गया। उनमें से 3 रियासतें ऐसी थी जो कि भारत में विलय होना नहीं चाहती थी दोस्तों। एक था हैदराबाद और एक था जूनागढ़ और एक था जम्मू का। हैदराबाद का अपना अलग ही डिमांड था कि वहाँ के जो राजा थे वह चाहते थे कि हम अपना एक अलग राष्ट्र का निर्माण करें, लेकिन बाद में इसे 1948 में एक ऑपरेशन पोलो के तहत इसे भारत में मिला लिया गया। और दूसरा था दोस्तों जूनागढ़। अब जूनागढ़ का डिमांड था कि हम पाकिस्तान में जाएं, अर्थात जूनागढ़ जो रियासत थी वह पाकिस्तान में विलय होना चाहते। और जूनागढ़ का जो मैप में देखें तो स्थान ये कुछ था, यहाँ पर था। तो इस बीच में पाकिस्तान में इसको कैसे भेजा जाए ये भी समस्या काफ़ी बड़ी थी। तो इसको दोस्तों जूनागढ़ को एक जनमत संग्रह के आधार पर भारत में मिला लिया गया। और जो तीसरी रियासत थी वह थी जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की 90% से जनसंख्या ऐसी थी जो कि मुस्लिम थी और वहाँ के जो राजा थे वह हिंदू थे और जिनका नाम था राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह चाहते थे कि हम एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण कर सकें। तो इस प्रकार दोस्तों जम्मू और कश्मीर भी भारत में मिलना नहीं चाहता। लेकिन बाद में जब 1947 में पाकिस्तान के जो सैनिक थे उन्होंने इस एरिया पर आक्रमण कर दिया और इस वाले एरिया पर अटैक करके उस एरिया को उन्होंने कवर कर लिया। तो यहाँ के जो राजा थे वह आए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास। उन्होंने कहा कि हम भारत में रहना चाहते हैं, भारत में अपना विलय करना चाहते। तो नेहरू जी सरदार पटेल जी के पास गए तो उन्होंने इन सारी चीज़ों को पटेल जी से बताया। तो पटेल जी ने इसे मना कर दिया। लेकिन बाद में सरदार पटेल जी ने यह कहा कि एक चीज़ पर हम सहमत होंगे, यदि आप विलय पत्र पर सिग्नेचर कर देते हैं तो हम आपको बचा सकते हैं, अर्थात भारत में मिला सकते हैं। तो इन्होंने कहा ठीक है। तो 26 अक्टूबर 1947 को जब राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर साइन कर दिया तो यहाँ से सरदार पटेल जी ने भारतीय सैनिकों को यहाँ पर भेजा और इस प्रकार जो पाकिस्तानी सैनिक थे उन्हें मारकर भगाया। लेकिन इस वाले एरिया को कब्जा कर चुके थे जिन्हें वर्तमान में पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। और वर्तमान में देखें तो ये जम्मू एंड कश्मीर जो है भारत का हिस्सा है। तो इस प्रकार जम्मू और कश्मीर को भारत में मिलाया गया। तो इस प्रकार हम लोग अखंड भारत को समझ सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों जो देशी रियासतें थी उनके विलय में 3 लोगों का काफ़ी योगदान रहा। एक थे सरदार पटेल और एक थे वीपी मेनन और एक थे माउंटबेटन। सरदार पटेल दोस्तों जो कि उनका योगदान काफ़ी रहा और वीपी मेनन जो अपने समय के आईएएस अधिकारी थे जो उस समय सचिव पद पर थे और एक थे माउंटबेटन। तो इस प्रकार दोस्तों इन तीनों लोगों का काफ़ी योगदान रहा देशी रियासतों को भारत में मिलाने में। उसके बाद जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो उसमें जो भारत के राज्य थे उन्हें 4 कैटेगरी में रखा गया। नंबर 1 ए में इनको रखा गया जैसे ब्रिटिश भारत, जैसे जो ब्रिटिश भारत थे उन्हें ए के अंतर्गत रखा और जो देशी रियासतें थी उन्हें बी के अंतर्गत रखा गया और जो कमिश्नरी स्टेट है अर्थात जहां पर अंग्रेज कब्जा किए थे उन्हें सी के अंतर्गत रखा और डी के अंतर्गत संघ शासित प्रदेश को रखा गया। तो इसमें जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो उस समय भारत के जो राज्य थे उन्हें 4 कैटेगरी में रखा गया। एक ब्रिटिश भारत, देशी रियासतें और कमिश्नरी स्टेट और एक था संघ शासित प्रदेश। अब एक समस्या यह भी खड़ी हो गई। अब इसको दूर करने के लिए
भारतीय संविधान में एक कुछ कमेटियां थी जिनका गठन किया गया था आयोग, इसको हम लोग किया। तो जो पहली कमेटी थी दोस्तों यह थी यस्केधर आयोग, जिसका जो गठन 1948 में किया गया। और जो दूसरी कमेटी थी वो जेवीपी समिति, जो कि 1948 में की गई थी। इस प्रकार जो यस्केधर आयोग कमेटी थी जो कि 1948 में गठित की गई थी, इसमें लोगों की तरफ से मांग यह की गई थी कि भारत के जो राज्य क्षेत्र हैं उनका विस्तार भाषाई आधार पर होना चाहिए। लेकिन यस्केधर आयोग कमेटी जो थी उसने साफ साफ मना कर दिया कि भारत के जो राज्य क्षेत्र हैं उनका विस्तार भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद जो जेवीपी समिति, जो कि जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया और सरदार पटेल, इस समिति ने भी हालांकि इस बात से मना कर दिया कि भारत के जो राज्य क्षेत्र हैं उनका विस्तार भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार हम लोग इसको देख सकते हैं। लेकिन समस्या तो तब खड़ी हुई जब जो ए वाला एरिया है उस समय जो पूरा मतलब मद्रास के नाम से जाना जाता था। हालांकि वर्तमान में देखें तो ये एरिया आंध्र प्रदेश हो चुका है और इसमें तेलंगाना को भी अलग कर दिया गया है। तो इसमें यहाँ का एक व्यक्ति था दोस्तों जिसका नाम था पेट्टू श्री रामलू। इन्होंने कहा कि जो मद्रास का जो निचला हिस्सा है वहाँ तमिल बोली जाती है और हमें तमिल नहीं आती है, तो हमें आंध्र प्रदेश चाहिए। हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बात की तरफ ध्यान नहीं है। लेकिन समस्या तो तब खड़ी हुई जब पेट्टू श्री रामलू ने 52 दिन पर भूख हड़ताल करके अनशन पर बैठ गए और इनकी मृत्यु हो गई। तो इस पूरे एरिया में अराजकता फैल गई। लोगों को ने कहा कि ये तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अंग्रेजों से भी खतरनाक है। तो इस प्रकार जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इनको मजबूरी में आकर 1 अक्टूबर 1953 को इस वाले एरिया को, जिसे वर्तमान में आंध्र प्रदेश के नाम से जाना जाता है, इस भाषाई आधार पर इसका गठन कर दिया और 1 अक्टूबर 1953 को। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं आंध्र प्रदेश भारत का वो पहला राज्य था जिसका गठन भाषाई आधार पर हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। अब समस्या यह थी कि पूरे भारत में ऐसा करना था, तो इसके लिए इसमें दोस्तों एक आयोग का गठन किया गया जो कि फजल अली आयोग। इनमें जो सदस्यों की संख्या थी 3, जो कि उस समय सुप्रीम कोर्ट के जज थे। इसमें यह कहा गया कि भारत के जो राज्य क्षेत्र हैं उनका विस्तार भाषाई आधार पर होना चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति तमिल बोलते हैं जरूरी नहीं हो कि तमिल में है, यदि वो किसी अन्य राज्य में भी रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं। जो व्यक्ति मराठी बोलते हैं तो जरूरी नहीं मराठ में रहें, यदि वो मराठी में रहना चाहते हो महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र में भी रह सकते हैं, और यदि वो किसी अन्य राज्य में रहना चाहते हैं तो वहाँ भी रह सकते हैं। तो इस प्रकार जो फजल अली आयोग था इसे 1956 में स्वीकार कर लिया गया और इसके लिए भारतीय संविधान में एक 7वां संशोधन किया गया। तो इस प्रकार जो भारत के राज्य क्षेत्र हैं उन्हें भाषाई आधार पर गठित किया। तो इस समय दोस्तों जब फजल अली आयोग के माध्यम से भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हुआ तो उस समय जो टोटल स्टेट थे उस समय 14 और जो यूनियन टेरिटरी अर्थात संघ शासित प्रदेशों की जो संख्या थी 6। तो इस प्रकार हम लोग इसको देख सकते हैं। लेकिन समस्या एक थी यहाँ पंजाब के लिए। अब पंजाब दोस्तों ये जो पूरा एरिया है उसमें पूरा पंजाब के नाम से जाना जाता था। अब पंजाब को उस समय पेप्सू के नाम से जाना जाता था, पेप्सू, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। तो इसको हम लोग देख सकते हैं। तो पंजाब का जो ऊपरी हिस्सा था जहां पर पहाड़ी जो एरिया थे उसे हिमाचल प्रदेश बना दिया गया और पंजाब का वह एरिया जहां पर हिंदी बोली जाती थी उसे हरियाणा बना गया और पंजाब का वह एरिया जहां पर पंजाबी बोला जाता था उसे पंजाब बना गया। और इन दोनों के बीच में एक स्थान चंडीगढ़ को बना दिया जो कि इन दोनों राज्यों की राजधानी है, अतः वर्तमान में देखें तो यूनियन टेरिटरी का दर्जा इसे प्राप्त है। तो इस प्रकार जो भारत का जो क्षेत्र था इसका विभाजन ऐसे हुआ हम लोग समझ सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आप लोग को अच्छा